हेलो एवरीवन। जो भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमारी कोचिंग जो है वो मेंटर ऑन डिमांड पर्सनलाइज कोचिंग के नाम से है। इंटरनेशनल लॉ के बेसिक्स मैं इस पूरे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो जो है वो 5 पार्ट में बनेगा, मतलब इंटरनेशनल लॉ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके टोटल पार्ट 5 में बनेगी, जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, उसका स्कोप, उसके क्या क्या टाइप्स है और एक्चुअल में कुछ वर्ड्स जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो सारा सब कुछ मैं आपको इसी में समझाने वाली हूँ। ओके, सो हम ये पूरी एक सीरीज रखने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ बेसिक्स के नाम पे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम योर मेंटोर Chandrika Bhatt. I am a company secretary, advocate, and having a more than 6 years of experience in law and management. Okay, so I will help you in understanding international law. Okay, now अब इंटरनेशनल लॉ समझने से पहले आपको थोड़ा ये समझा देती हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ और कौन सी फील्ड में काम आने वाला है। अगर आप LLB के स्टूडेंट्स हैं, ओके, सो इन LLB इन आई थिंक 3rd ईयर में या जो सेमेस्टर वाइज होते हैं उसमें 4th सेमेस्टर के अराउंड अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है, तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। ओके, सो इंटरनेशनल लॉ एक तो LLB के सब्जेक्ट्स में है। स्पेशली अगर आप बाहर प्रैक्टिस करने का सोच रहे, अगर इफ़ यू वांट कि मुझे क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गो फॉर द इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट। आप इसमें अपना LLM एक्सपर्टीज कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे एरियाज है इंटरनेशनल लॉ में अपना एक्सपर्ट जोन पकड़ने के लिए। तो इसी ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आजकल के टाइम के बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया से बाहर का जो एक्सप्लोर करने का चांस है वो इंटरनेशनल लॉ पढ़ने से आ सकता है। सो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या होता है, so basically international law is the body of rules, norms and principles governing the conduct of sovereign states, international organizations and individuals in their relationships with one another, covering areas like diplomacy, trade, human rights and conflict. So see, मैंने कुछ वर्ड्स को सर्कल किया, वो क्या है? तो देखो, इंटरनेशनल लॉ नाम से पता चलता है कि देखो लॉ तो है ही है। सो इफ देयर इज अ लॉ, देयर आर रूल्स, देयर आर नॉर्म्स एंड देयर आर प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब चाहे तुम डोमेस्टिक लॉ की बात करो जैसे इंडिया के लॉज है, चाहे तुम इंटरनेशनल का मतलब क्या है? जो नेशन के बाहर हो। इंडिया के लिए US के लॉज इंटरनेशनल लॉ है, तो US के लिए इंडिया के लॉज इंटरनेशनल लॉज है। दूसरी कंट्रीज के जो बेसिक लॉज होते हैं उन्हें किस तरीके से हमें फॉलो करना है, हमें क्या रूल्स गवर्न करते हैं, वो सारे लॉज इंटरनेशनल लॉज ही होते हैं। अब तुम्हारा सवाल ये होता है कि ये तो इतनी सारी कंट्रीज है, हमें सबका लॉ कैसे याद होता है, सबका लॉ कैसे पता होता है? तो यही सब्जेक्ट जो है ना इंटरनेशनल लॉ, वही हमें बताता है कि हमें कौन से लॉज पढ़ने चाहिए, कौन सी गवर्निंग बॉडीज पे वो इन्फोर्स होंगे। तभी इसलिए इन्होंने लिखा है कि ये जो रूल्स, नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स है वो किन के ऊपर होते हैं? सोवरेन स्टेट्स पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे और इंडिविजुअल्स पे। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके, UN ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। सोवरेन स्टेट क्या होती है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और इंडिविजुअल्स। अब इसमें ये सीन है जैसे कि अब कभी भी एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में अगर कोई भी तरीके का एग्रीमेंट होता है तो उसमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हमें इसके बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। नाउ इट एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल ऑर्डर, predictability through treaties. Okay, treaties, agreements, customs and other sources providing common standard to avoid chaos and promote stability in global affairs. जैसे कि मैंने तुमको बताया कि 2 कंट्रीज है जैसे A और B। अब B कंट्री के अपने लॉज है,
एक कंट्री के अपने लॉज है, उसको काम करने का, उनके वहाँ पे ट्रेड, उनके हर चीज़ जो है वो अलग लॉ से गवर्न होता है, दूसरी कंट्री के अलग अलग लॉज गवर्न होते हैं। तो अब एक यूनिफाइड और यूनिटी कैसे बनेगी? ये अपने लॉ करेगा, ये अपने लॉ करेगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिस्प्यूट आता है, तो हम कहाँ जाएंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे, क्या जुरिस्डिक्शन लगाएंगे? तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है कि अलग, जैसे ट्रीटीज बना दी, ट्रीटीज इज लाइक एन एग्रीमेंट ओनली, ओके। बहुत सारी कंट्रीज में तुम्हें पता है ट्रेड ट्रीटीज चल रही है, सी मैरीटाइम की ट्रीटीज होती है, अलग अलग ट्रीटीज बनती है, ओके। तो उन ट्रीटीज या उन एग्रीमेंट्स में या कस्टम्स जो चीज़ें फॉलो होती आ रही है, हम उनको बेस लेकर अपना लॉ जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक तुमको थोड़ा समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली क्या है और ये कहाँ रोल प्ले करने वाला है। धीरे धीरे करके आपको थोड़ी चीज़ें और समझ में आ जाएगी। जैसे कि बेंथम्स की क्लासिक डेफिनेशन है, ये मैंने स्पेशली इसलिए ली है क्योंकि समवेयर द स्टूडेंट्स, LLB स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने एग्जाम में राइटिंग में कुछ भी ऐसे, हमारे जैसे एग्जाम्स में क्या है, हमें बहुत सारे आंसर्स ऐसे लेंदी वे से लिखने होते हैं, सो यू हैव टू कोट समवेयर स्पेसिफाइड जो ऑथर्स होते हैं या जो बहुत वेल नोन नेम है, आपको वो ज़रूर लेने चाहिए। तो बेंथम की क्लासिक डेफिनेशन ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ द रूल्स गवर्निंग रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। अब यहाँ स्टेट्स इज बेसिकली कंट्रीज, ओके, वो ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जो रिलेशन होते हैं कंट्रीज के बीच में, उन सारे रूल्स का अगर हम कलेक्शन कर दे तो इंटरनेशनल लॉ उसमें कवर हो सकता है। नाउ की एरिया ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब की एरियाज क्या है, तो देखो ये बहुत ध्यान से समझना, मैं इस वीडियो में आपको की एरियाज ही बेसिक बताने वाली हूँ। जैसे सबसे पहला आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। नाउ तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, तो बेसिकली ये फील्ड आपको गवर्न करती है रिलेशनशिप्स बिटवीन द सोवरेन स्टेट्स एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सोवरेन स्टेट्स लाइक इंडिया इज ऑल्सो सोवरेन स्टेट। अब सोवरेन स्टेट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। नाउ तो सोवरेन स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। नाउ इफ यू वांट मी to make a separate video on public international law, or if you want to study about the public international law, आप मेरा एक सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपको पूरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, क्या उसका स्कोप है, कैसे वो वर्क करता है, मैं वो सारा डिटेल में आपको समझा सकती हूँ, ओके। नाउ द सेकेंड इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी एक इंटरनेशनल लॉ का ही एरिया है, जिसमें क्या कवर होते हैं, यहाँ पर वो रूल्स गवर्न होते हैं जो किसी वॉरफेयर या फिर जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें आर्मी से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर में जो होते हैं, उनके राइट्स, उनके किस तरीके से कंडक्ट उन्हें करना है, वो रूल्स, उनका प्रोटेक्शन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोवाइड करता है, ओके। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। नाउ ह्यूमन राइट्स लॉ के लिए जो है मेन ये प्रोवाइड करता है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स, नॉट ओनली द इंडिया का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, पर ग्लोबल हर कंट्री का कैसे फंडामेंटल राइट्स, किसी को ग्लोबली अगर जाना हो तो उसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ फॉलो करना पड़ता है, ओके। इसमें यूनिफाइड ह्यूमन राइट्स लॉ है, ओके, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रंस, दे आर डिफरेंट राइट्स। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप चाहो तो इसके लिए मेरे एक सेशन भी बुक कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। अब देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ बेसिकली यहाँ पर हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं शायद बताऊंगी आपको कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो स्पेशली इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉस को हैंडल करने के लिए ही बनाया गया है, जिसमें आपको जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ग्लोबल लेवल पर होता है, नॉट ऑन द डोमेस्टिक लेवल, दे ऑल आर ऑन इंटरनेशनल लेवल्स। तो ऐसे में इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है, ओके। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ। अब
ऐसे इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ग्लोबल चैलेंजेस जो होते हैं, इनमें इनके लिए एनवायरमेंटल लॉ इंटरनेशनल लेवल पे बना है. इफ यू नो, इन इंडिया वी आर हैविंग आवर एनवायरमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, ऑल दीज आर एनवायरमेंटल लॉज. वैसे ही इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ भी होता है, क्योंकि हमारा लॉ कुछ और कहता है, दूसरी कंट्री का कुछ और. तो हमें एक यूनिफाइड के लिए हमने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ बनाया है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ द सी. अब आपको पता होगा कि मैरीटाइम बाउंड्रीज के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉज बने हैं. जैसे मैरीटाइम का खुद का एक लॉ है, हमारे इंडिया में है, ओके. वैसे हर कंट्री का होता है, बट एक मैरीटाइम बाउंड्री अगर हम कहीं ऐसी जगह पर है जहां हमें नहीं पता है कि वो कौन सी कंट्री, हम जैसे कोई ट्रेड ही कर रहे हैं या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक अगर कहीं माल जाता है बाय सी के थ्रू, तो ऐसे में आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा जुरिस्डिक्शन फॉल करता है. तो ऐसे में लॉ ऑफ द सी आपको हेल्प करता है कि आप जुरिस्डिक्शन फाइंड आउट कर सको अगर कुछ भी हो जाता है तो. अब इससे रिलेटेड मैं आगे वाली वीडियोस में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताने वाली हूं जो लॉ ऑफ द सी का ही ऊपर है, ओके. और इसमें इंटरनेशनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. डिप्लोमेटिक लॉ क्या होते हैं? टू एस्टैब्लिशेस द रूल्स and immunities for diplomatic missions and agents. ओके, सो डिप्लोमेटिक लॉज जो है वो बेसिकली वो रूल्स और इम्यूनिटीज प्रोवाइड करते हैं जो डिप्लोमेटिक मिशंस और एजेंट्स पे आते हैं. नाउ डिप्लोमेटिक मिशंस एंड एजेंट्स क्या है? सो कुछ ऐसे एजेंट्स या कुछ ऐसे मिशंस होते हैं जो एक सीक्रेट एजेंट टाइप हो गया, या जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं. तो ऐसे के लिए कुछ डिप्लोमेटिक लॉ स्पेशली बनाए गए हैं. इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. अब इंटरनेशनल ट्रेड लॉ क्या है? तो यह आपने बहुत कॉमन है और शायद सुना भी होगा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्चुअल में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड लॉ को गवर्न करती है. इसके प्रिंसिपल्स, उनके रूल्स जो WTO में लिखे हैं, जनरली हम वही फॉलो करते हैं. तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि इंडिया या फिर अगर US है, या हम कहते हैं रशिया, चाइना, अलग अलग कंट्रीज के के साथ में अगर हम कोई ट्रेड करते हैं, कोई ट्रीटी में एंटर होते हैं, तो उसमें WTO एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वी हैव टू फॉलो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एज वेल. अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो इस वीडियो में तुमको बहुत सारे एरियाज बताए इंटरनेशनल लॉ के, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जब एक लॉ लगा तो दूसरे लॉज नहीं लगेंगे. ये सब पैरेलली और साइमल्टेनियसली लगते हैं. जैसे कि अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो वो ट्रीटीज में एंटर होता है. उस ट्रीटी के लॉज, जो उस ट्रीटी और उस एग्रीमेंट में जो कंडीशंस लिखी होती है वो सबसे ज्यादा बाइंडिंग नेचर की होती है, तो वो भी लगता है. कई बार ट्रीटीज साइलेंट होती है किसी चीज को लेकर, तो वहां कस्टम्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. कस्टम्स को यानी कि जो चलता आ रहा है वो हम फॉलो करते हैं. लैंडमार्क, जजमेंट्स, डिसीजंस और दूसरी अलग अलग सोर्सेज हम यूज करते हैं. अब देखो, तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, पर ये अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें जरूर समझना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअल में आया कहाँ से है, क्या इसके की सोर्सेज हैं, कहाँ से ये डिराइव्ड होता है. तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी. आई होप तुमको यहाँ तक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, की एरियाज ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझ आ गया होगा. एंड इफ यू वांट मी टू प्रोवाइड यू द PPTs और नोट्स तुमको इंटरनेशनल लॉ के चाहिए, ये PPT चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पर मेंटर ऑन डिमांड की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है. So you may go and purchase notes and PPTs from my website also. And if you want me to teach you any topic, any law topic or other topic, तो आप इसमें कोई भी सेशन एक बुक कर सकते हैं. वो डायरेक्ट मुझे WhatsApp नंबर पे आप अपना डिटेल बता सकते हैं कि आपको कब क्या पढ़ना है. 1 घंटे का मैं सेशन लेती हूँ, उसमें मैं आपको आपका टॉपिक समझा सकती हूँ. So I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. We will meet in the next video and please don't forget to follow and subscribe my YouTube channel. Thank you.